Hello and welcome in Youth Academy. I'm Kriti. So in today's class, we are continuing our series of all the PYQ UPSC prelims PYQ analysis. So this is a history, modern history part. So we will be talking about the last 10 years के all the PYQs topic wise, okay. और इसके साथ हम इसके analysis भी देखेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स भी जानेंगे और साथ भी हम हैक्स जानेंगे और एक स्टूडेंट नोट के थ्रू हम एलिमिनेशन टेक्निक्स पे भी थोड़ी सी ज़्यादा गौर करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर आवर क्लास. सो हैज़ वी ऑलरेडी टॉक अबाउट दैट कि किस एरिया वाइज, किस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आए हैं, किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं. हम लास्ट 10 सालों के एनालिसिस देख रहे हैं, 2015 से लेके 2024 तक के. ठीक है, 2024 तक के हम देख रहे हैं. तो हमने पहले ही इसके बारे में बात कर ली थी. आपने फर्स्ट क्लास भी, क्लास नंबर 2 है, रिलेटेड टू द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री PYQs. ओके, सो इसमें हमने देखा इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज में. मैंने आपको एक हैक बताया था कि ब्रिटिश की आउटपुट ज़्यादा थी, उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट ब्रिटिश का ज़्यादा होना चाहिए. जो मैक्सिमम बेनिफिट था वो ब्रिटिश को ज़्यादा होना चाहिए, जो भी ब्रिटिश ने इंडिया में काम किया था. तो हमने इसमें एक ये ट्रिक देखी थी, उसी के थ्रू हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे. आज हमारा ये पार्ट हमारे फर्स्ट क्लास में ही ख़त्म हो गया था. इसमें हमने एक पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन भी देखा था, जो कि डायरेक्ट आपको GS1 के, अगर आप GS1 का सिलेबस देखेंगे उसमें डायरेक्ट पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन के टॉपिक्स भी हैं, उसी से क्वेश्चंस बने हैं. तो आज का टॉपिक हमारा ये होगा ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज. इसमें जितने भी ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज आए हैं उससे हम क्वेश्चन देखेंगे लास्ट 10 सालों में. अगर इसका सोर्स की बात करें तो इसकी सोर्स तो हमारी स्टैंडर्ड सोर्स तो हमारी स्पेक्ट्रम ही हो जाएगी. और ये ब्रिटिश पॉलिसीज की बात करें तो हमारे लक्ष्मीकांत में भी फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, उससे भी पढ़ सकते हैं आप. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर आवर क्वेश्चन पार्ट. 35 सेकेंड का आपको टाइमर होगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. उसके बाद मैं आपको एनालिसिस बताऊंगी और करेक्ट आंसर एंड इफ देयर इज सम हैक्स तो आई विल टेल यू ऑल दिस. ओके, तो ये रहा हमारी ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज पे क्वेश्चन. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 पूछे गए हैं. इस क्लास में सारे 15 नहीं हो पाएंगे, तो हम मैक्सिमम से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे. फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे विद अदर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस. ओके, तो हमारा 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. टाइमर ऑन. सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, सो इसी से हम देख लेते हैं. इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 की बात करें, आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 2 फेजेस में हम देख सकते हैं, जिसमें हम रेगुलेटिंग एक्ट्स पढ़ेंगे, चार्टर एक्ट्स पढ़ेंगे, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ेंगे, तो इंडिपेंडेंट इंडिया एक्ट पढ़ेंगे. ऐसे देखेंगे. इसमें हम 2 फेजेस क्या देख सकते हैं. बिफोर हमारा जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है जो 1857 में हुआ था, 1857 या 58 से पहले की बात करेंगे, जो 1773 से स्टार्ट हुआ था. आपने रेगुलेटिंग एक्ट्स पढ़े होंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था. 1773 से हमारी रेगुलेटिंग एक्ट्स स्टार्ट होता है. इसी का पूरा ये टाइमलाइन है. फिर 1865 से ये हमारे तो कंपनी रूल है, ये कंपनी रूल बेसिस है. यहाँ से हम क्राउन रूल पढ़ेंगे. जो 1857-58 में जो हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, ब्रिटिश लोग उसे म्यूटनी कहते हैं. तो उसके बाद हमारा सारा जो सारा कंट्रोल था वो सारा डायरेक्ट क्राउन के हाथों में आ गया था. ओके, तो यहाँ से हम क्राउन पॉलिसीज़ की बात करेंगे और यहाँ से कंपनी पॉलिसीज़ की बात करेंगे. हाँ, आई होप आपने इस पार्ट को पढ़ा होगा, इसी से डिवीजन टाइमलाइंस पता होगी. तो हमारा जो 1990 है ये हमारा बेसिकली क्राउन रूल का पार्ट हो रहा है. अगर 2 डिवीजन में डिवाइडेड करें तो क्राउन रूल में देख लेते हैं. जो पूछ रहा है 1990 में क्लियरली डिफाइंड. तो आपने जब देखा होगा जो ज़्यादा मेजर प्रोविजंस लिए गए थे, जो भी नोटिफिकेशन रेगुलेशंस आए थे वो हमारे तो जो 1858 के बाद ही आए थे, जिसमें बेसिकली जो लेजिस्लेटिव प्रोविजंस आए थे, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की बात स्टार्ट हुई थी हमारी 1858 के बाद से. अगर मोर प्रिसाइजली देखें तो 1863 के बाद से हुआ था. 1863 हुआ था,
फिर हमारा 1909 से हमारे जो भी लेजिस्लेटिव प्रोविजंस में प्रोसीजर्स में चेंजेस हुए थे। फिर 1919 देखते हैं, तो इससे हम देखते हैं मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स था, द चैम्फोर्ड रिफॉर्म्स था, चैम्फर्ड्स रिफॉर्म। ओके, तो इसी में देखते हैं। तो हम जो 1990 में अगर हम एलिमिनेशन की भी बात करें तो पहले हम ऑप्शन पे पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर। आपको पता है ये सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी स्टार्टिंग से ही था। किस फॉर्म में था? 1973 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था कलकत्ता में, जब सीट बनी थी। तो उसी से हमारा, तो जो हमारा 1761 का जो हमारा वो हो रहा था कि इसी को रिफॉर्म करने के लिए हमारा सेटलमेंट एक्ट आया था, वो यही बताने के लिए आया था कि लेजिस्लेचर बेसिकली एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में क्या पावर के डिविजन्स है, डिस्ट्रिक्शंस है। ओके, तो ये तो हो ही नहीं सकता, हमारे 1773 के अराउंड ही आ चुका था ये। जुडिक्शन ऑफ द सेंटर एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जुडिक्शन ऑफ द सेंटर एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करें तो हमारी ये एक ऑप्शन में हो सकता है जो कि आया था, क्योंकि जो बेसिकली जो डिसेंट्रलाइजेशन था, वो हमारा जो डिसेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी है 1858 से ही स्टार्ट हो गई थी। पहले मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन हमारा 1833 में देखने को मिलता है, फिर ज़्यादा फिर डिसेंट्रलाइजेशन हमारा 1858 से स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो सकता है। पावर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड द वाइसरॉय, ये हमारा अगर आपने गौर करो 1858 में ही आ गया था। दो गवर्नमेंट थे, कोड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अबॉलिश करते हुए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को बना दिया गया था। तो 1858 में आके ये भी एलिमिनेट हो गया ना। तो ये बचे नन ऑफ द ऑफ कोर्स नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये भी है, क्योंकि हमारे 1858 के बाद ही डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, सेंटर एंड प्रोविजन की पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की गई थी। तो बी हमारा हो सकता है इसमें। लेट्स सी द आंसर, बी इज द आंसर। ओके, तो इस वे से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो लेट्स सी द 2016 का क्वेश्चन है ये, अगेन पॉलिसी बेस्ड है। सॉल्व दिस क्वेश्चन टू। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रपोजल की बात करें तो ये, अगर आपको पूरा टाइमलाइन याद भी नहीं है तो आपको बस इतना याद रखना है, 1909 से ये सारे रिफॉर्म्स आ रहे थे, जो जैसे कि मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। 1919 के बीच में ये सारे मेजर रिफॉर्म्स हुए थे। इसमें और ज़्यादा आपको, जैसे कि मैंने बताया, पावर को लेके ज़्यादा डिस्कशन हो रहा था। इसमें द डिसेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी स्टार्ट हो गई थी। इसमें पावर्स की कैसे डिविजन्स होगी, कौन कौन से ज्यूरिडिक्शंस होंगे, कौन सी पावर्स किसके अधीन होंगे, इस सब की बातें हो रही थी। तो जो सोशल रिफॉर्म आपको लग रहा है कि 1858 के वॉर के बाद, 57 के वॉर के बाद आपको लग रहा है कि ब्रिटिश फिर से वही गलती करेंगे कि इंडिया के सोशल कल्चरल एस्पेक्ट को टच करने की कोशिश करें। एजुकेशनल रिफॉर्म, आपको पता है ये वो इतना फोकस नहीं करेगा, उनका ज़्यादा फोकस था अपना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे। एजुकेशन रिफॉर्म्स भी हुए थे, बट इतने मेजर्स नहीं हुए थे जो डायरेक्ट इस पॉलिसी के अंदर देखे जा सके। रिफॉर्म ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इतना माइनर पुलिस के लिए कोई एक पूरा रिफॉर्म तो लाएगा ही नहीं। बेसिकली बहुत एक पूरे एक्ट की बात हो रही है, जिसमें चार्टर एक्ट्स, रेगुलेटिंग एक्ट्स, द इंडियन काउंसिल एक्ट्स की बात हो रही है सारी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, इसमें बेसिकली यही बोला था मैंने कि 1858 के पावर के डिविजन्स की ही बात हो रही थी, कैसे इंडियन नेटिव्स को कैसे लेजिस्लेचर प्रोसीजर्स में लाया जाए, नॉन ऑफिशियली लाया जाए, ऑफिशियली लाया जाए, ये सारी बातें हो रही थी। तो उसी के बैकड्रॉप में ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हमारे स्टार्ट होते हैं 1861 से लेके 1919 के बीच, और जो कि 1935 तक चलते हैं बेसिकली। ओके, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म मोर प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट लग रहा है अगर उस टाइमलाइन, उस बैकग्राउंड के हिसाब से देखें तो हमारा डी इज करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। मोंटेस्क्यू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, आपको पता है ना मोंटेस्क्यू चैम्फोर्ड, जो आगे के नेम होते हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया होते हैं, और जो पीछे के होते हैं वो वाइसरॉय होते हैं। तो जो मोंटेस्क्यू चैम्फोर्ड है, मोंटेस्क्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे, जो 1858 से उनका डेजिग्नेशन स्टार्ट हुआ था
एंड द मोंटेस्क्यू द चैंसफोर्ड वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। वैसे मिडलो मॉन्टी रिफॉर्म्स होते हैं और उनकी भी बात हो रही है। तो फॉलोइंग द डिक्लेरेशन ऑफ द ब्रिटिश, ओके, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था पॉलिसी ऑफ हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई थी 1858 के बाद। इंक्रीजिंग एसोसिएशन ऑफ द इंडियंस इन द एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पता है इंडियंस के एसोसिएशन की बात की जा रही थी। Gradual development of the self-governing institutions with a view that the progressive realization responsible government in India as an integral part of the British Empire. Okay, basically constitutional reforms की बात हो रही है। Let's move to 2017 question. 2017 का क्वेश्चन है, solve this question too. तो इस क्वेश्चन में हमारे इंडियन हिस्ट्री में किसकी बात हो रही है? प्रिंसिपल ऑफ डायरकी। डायरकी आपको पता है ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आया था, डायरकी का प्रोविजन। डायरकी में क्या था, जो एग्जीक्यूटिव की पावर थी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में उसको इंक्रीज करने की बात हो रही थी बेसिकली। डायरकी आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में भी। डायरकी बेसिकली डाई मतलब टू, मतलब यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्सों का डिवीजन हुआ था जिसमें हमने रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट की बात की। डायरकी में यही हुआ था ना हमारा। तो हम ऑप्शन में डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इंटर टू हाउसेस, बिल्कुल नहीं था, ये टू हाउसेस की बात ही नहीं थी यहाँ पर। इंट्रोडक्शन डबल ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रल एंड द स्टेट, ये भी नहीं हुई थी। हैविंग टू सेट्स ऑफ रूल्स, वन इज द लैंडर एंड ऑफ कोर्स ये हुआ ही नहीं था। डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंशियल इनटू द टू कैटेगरीज, आपको टू कैटेगरीज की बात हो रही थी, ट्रांसफर एंड रिजर्व लिस्ट की बात हो रही थी। आपको आई होप आपको ये आप रिकॉल कर पा रहे हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस ओवर हियर। एनालिसिस पार्ट देख लेते हैं, यहाँ से हम पढ़ लेते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर एनलार्ज्ड एंड द मेजॉरिटी ऑफ देयर मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड, ओके। Thus was introduced the diarchy, the executive at the level of the provincial government, okay। executive की power को increase करता है at the level of provincial government. Under this system सब subjects such as land revenues, administration, ये आपको सब याद रखने कौन कौन से subjects थे। famine relief, irrigation, administration of justice, law and order, newspaper, boring, forest, etc. were called reserve list, okay, subjects and remained under the direct control of the governor. गवर्नर का डायरेक्ट कंट्रोल था रिजर्व लिस्ट पे। अदर सच एज एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, पब्लिक वर्क, एग्रीकल्चर, फिशरीज, एग्रीकल्चर आपको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिलीजियस एंडोर्समेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेडिकल सर्विसेज वर अंडर ट्रांसफर लिस्ट, ओके। सो सारे आपको लिस्ट याद करने कौन कौन से आपको ज़्यादा एम्फोसिस देना पड़ेगा। और ये एग्रीकल्चर, ओके, एजुकेशन, सेल्फ गवर्नमेंट जो कि हमारे ट्रांसफर लिस्ट में था। और यहाँ पर अगर बात करें तो इरिगेशन और एग्रीकल्चर इज वेरी डिफरेंट टॉपिक एंड अलग अलग कैटेगरीज में इसको डिवाइडेड था। लैंड रेवेन्यूज की बात कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था लैंड रेवेन्यूज, ऑफ कोर्स वो रिजर्व लिस्ट में आएगा, गवर्नर के अंदर ही आएगा, ओके। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। द फेडरेशन की बात हो रही है। फेडरेशन मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट की बात हो रही है। स्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। रेजिडरी पावर, हमने 3 तरह की लिस्ट पढ़ी है ना, द कौन सी, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड द रेजिडरी लिस्ट वो होती हैं जिसमें ये सारे
इस सारे में जो भी टॉपिक्स नहीं होते हैं वो रेजिडरी लिस्ट में आ जाता है। उसका जो अगर 2 डेज के हिसाब से देखें तो जो रेजिडरी लिस्ट का जो भी सारे प्रोविजंस होंगे, ज़्यादा कंट्रोल होगा, वो सारा सेंटर के अंदर आएगा। 1930 की बात हो रही है, मतलब मेजोरिटी ऑफ इंडिया की जो द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेसिकली 1935 से ही बोरो किया गया था। तो उसी हिसाब से देख सकते हैं इस समय क्या स्टेटस है रेजिडरी लिस्ट का, एंड उस समय क्या स्टेटस था फेडरल लेजिस्लेचर का। फेडरल लेजिस्लेचर बेसिकली सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, प्रोविंशियल की नहीं होगी, प्रोविंशियल गवर्नर्स की भी नहीं होगी। तो बेसिकली गवर्नर जनरल एंड द फेडरल लेजिस्लेचर। तो आप ही बताइए गवर्नर जनरल ज़्यादा हाई पोजीशन पे था या फेडरल लेजिस्लेचर हाई पोजीशन पे था? ऑफकोर्स हमें पता है गवर्नर जनरल इज मोर सुपीरियर देन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव फॉर द 3 सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड। देखिए फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट। फेडरल वही सेंट्रल, प्रोविंशियल मतलब स्टेट, एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। रेजिडरी पावर्स वर वेस्टेड इन द गवर्नर जनरल who could in his discretion assign any such power by the public notification to the federal legislature or the provincial legislature। अपने डिस्क्रिप्शन पे वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता था, डेलीगेटेड कर सकता था अपनी पावर्स को। ओके, 2021 में आया था क्वेश्चन। सॉल्व दिस क्वेश्चन टू। आगे देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। हमने ये जस्ट क्वेश्चन अपने 2016 या 17 में पढ़ा था, अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखिए मोंटेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म की बात करें 2019 में आया था। रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वुमेन अबव एज 21। आपको लग रहा है यूनिवर्सल ग्रांट वोटिंग राइट उस समय आ चुका था। इंडिया ने जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, जब इंडिया ने एक मत होकर वोटिंग राइट्स प्रोवाइड किया था, वो भी यूनिवर्सल सफरेज के हिसाब से। आपको लग रहा है वो वुमेन्स को वोटिंग राइट देंगे, ऑल द वुमेन्स अबव एज ऑफ 21। चलो माना क्या वोटिंग राइट्स दिए, बट ऑल द वुमेन्स, उसमें भी कैटेगरीज डिवाइडेड थी। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 गेव द वुमेन रिजर्व सीट्स इन द लेजिस्लेचर। 1935 की बात हो रही है। मोर ऑफ द प्रोविजंस जो टुडे अभी एग्जिस्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बेसिकली बोर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इतना तो हमें पता है। तो रिजर्व सीट्स प्रोवाइड किया लेजिस्लेचर में। अगर बात करें तो अभी टुडे की बात करें तो 2026 से हमें वैसे भी पता है वुमेन्स को 1/3 रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। ओके, तो ये प्रोविजन उस समय से चल रहा था, जो कि अभी जाके ये पूरा नोटिफाइड हुआ है। तो ये तो सही भी लग रहा है कि हाँ, उस समय वैसे भी SC/ST की भी बात हो रही है, रिजर्वेशन की, वुमेन्स को भी रिजर्वेशन, द डिप्रेस क्लासेस को रिजर्वेशन की प्रोविजन की बात हो रही थी उस समय। तो ये सही भी लग रहा है, बट ये बहुत ही वेग लग रहा है कि ऑल द वुमेन्स अबव एज ऑफ 21, वो भी 1919 की बात हो रही है। ओके, तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 इज द ओनली करेक्ट। ओके, लेट्स मूव फॉर द बी पार्ट। ये देखिए, हम इसका देख लेते हैं। अंडर द एक्ट वुमेन्स वर गिविंग द राइट टू वोट, बट देयर वाज नो यूनिवर्सल अडल्ट सफराज। बेसिकली यूनिवर्सल अडल्ट सफराज मतलब जो भी एक वुमेन्स को अगर ये राइट दिया है तो वो सारी वुमेन्स को एक राइट मिलेगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हमारा 1909 से स्टार्ट हुआ था, उसी को एक्सटेंड किया। ओके, बाय द प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट टू डिप्रेस क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, वुमेन्स एंड लेबरर्स वर्कर्स एज सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब क्या था? बेसिकली meant that not only were the seats were reserved for a specific group, उन स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए सीट रिजर्व होगी, बट ऑल्सो वोटिंग फॉर द रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी, उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी भी रिजर्व होगी, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी से और कोई अपार्ट फ्रॉम दीज स्पेसिफिक कैटेगरीज और कोई उनमें वोटिंग नहीं कर सकता है। अलाउ फॉर ओनली द मेंबर्स ऑफ द स्पेसिफिक कम्युनिटीज। ओके, लेट्स मूव द सेकंड क्वेश्चन। 2022 में पूछा था ये क्वेश्चन। ओके, अब देखिए, हमने पहले देख लिया था 1919 का कितना ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन हो रहा है PYQ के फॉर्म में।
तो इससे आपको ये पता चलता है जो हमारा 2025 का 2025 का जो प्रीलिम्स आ रहा है, आपको जो भी अगर इस टॉपिक वाइज में कुछ रिवीजन करना है तो 1919 का आप फोकस करना है कि आप क्राउन रूल से स्टार्ट करें जो कि 1858 से स्टार्ट होता है। तो आप 1909 का करना, 1919 करना, 1935 का, 1947 का। ओके, तो आप ये सब याद कर सकते हैं। हमने पहले ही बात कर ली थी रिजर्व एंड ट्रांसफर लिस्ट में, हमने ये भी बात की थी कौन सी टॉपिक रिजर्व लिस्ट में है, कौन सी ट्रांसफर लिस्ट में। सेम क्वेश्चन पूछ लिया, कौन सी रिजर्व लिस्ट में, कौन सी ट्रांसफर लिस्ट में। लेट्स सी कितने लोगों को याद हुआ। सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो इसमें क्या प्रोविजंस आए थे इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। फंक्शन आपको मैंने बता दिया। ट्रांसफर और रिजर्व लिस्ट की बात की, आप कुछ मत देखिए, आप बस यहाँ देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमने बात की थी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारे ट्रांसफर लिस्ट में थी। बेसिकली जो रिजर्व लिस्ट थी इसमें हम आपको एलिमिनेशन ट्रिक बताऊंगे, लेकिन जो हमने पढ़ी थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमने ट्रांसफर लिस्ट में पढ़ी थी। एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पब्लिक सर्विस एंड सैनिटेशन की जो भी बात की थी इसमें पढ़ी थी हमने रिजर्व लिस्ट में और ट्रांसफर लिस्ट में। तो इसमें देख लेते हैं, अगर 2 को एलिमिनेट कर रहे हैं, देखिए 2 गया, 2 गया, 2 गया, डायरेक्ट आंसर आ रहा है हमारा 3। ओके, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। अभी हम लिस्ट की बात कर लेते हैं, अभी पढ़ लेते हैं इसी में। देखिए प्रोविंशियल सब्जेक्ट में डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। वन रिजर्व सब्जेक्ट्स, एसेंशियल एरियाज ऑफ लॉ एनफोर्समेंट, जस्टिस, पुलिस, रेवेन्यू वर केप्ट इन द गवर्नर एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वर्क, एजुकेशन वर केप्ट इन द इंडियन with the Indian ministers. Okay, this division of subject was basically what they meant by introducing the diarchy. Diarchy is very important. आपको diarchy का टॉपिक पूरा पढ़ के जाना है सही से। इसमें आपको स्टूडेंट नोट में एक एलिमिनेशन लॉजिक देख लेते हैं। ब्रिटिश पॉलिसी एंड एक्ट्स हैड, ओके, तो इसमें हम लॉजिक एक ट्रिक और हैक की तरह देखते हैं। जो ब्रिटिश की पॉलिसीज और एक्ट्स थे वो बेसिकली सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज पे थे। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लाइक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी मतलब जो कि सेंटर के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो उनको ज़्यादा मैक्सिमम गेन प्रोवाइड कर सकता था, उनको ही वो रिजर्व लिस्ट में रखते थे। इंपॉर्टेंट लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेबल टू ऑल द टेरिटरीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। पुलिस, रेवेन्यू इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द functioning of the government, were kept under the directly under them, whereas subjects which is involved local subjects, basically local subject में जो direct not affecting the centralizing tendencies of the British government, but basically the local things and all। तो लोकल थिंग में क्या होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में उनको थोड़ी सी पावर्स दे भी दिए इंडियन मिनिस्टर्स को, तो बेसिकली वो सेंटर के लेवल पे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। बेसिकली जो ब्रिटिश की पावर्स है वो प्रोटेक्टेड रहेगी, ट्रांसफर्ड। ओके, ये आपको एक बेसिकली इस वे से देखना है कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी क्या है। जो लार्ज इम्पैक्ट प्रोवाइड करेगा ना ब्रिटिश के पावर को, वो ब्रिटिश अपने रिजर्व लिस्ट में रखेगा, और जो कि नहीं इम्पैक्ट करेगा वो लोकली होगा, वो बेसिकली ट्रांसफर्ड कर देगा। ओके, ये हमारा एक एलिमिनेशन ट्रिक हो जाएगा। ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज की बात करें, लेट्स मूव टू 2019 में क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम। 2019 में पूछा था, सॉल्व दिस क्वेश्चन 2। ओके, क्वेश्चन क्या है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बहुत पहले आ गए। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। हाँ, ये तो हमने डायरेक्टली पढ़ा है। तो डायरेक्ट लक्ष्मीकांत में भी प्रोवाइडेड है कि उन्होंने उनका ट्रेड ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, बट जो टी एंड चाइना के साथ ट्रेड था ओपियम का वो जारी था। ओके, तो ये तो सही है।
It asserted the sovereignty of the British Crown over Indian territory held by the company. Of course ये वाला भी सही है, डायरेक्ट स्टेटमेंट आया लक्ष्मीकांत से पढ़ा जो, ठीक है. The revenue of India were now controlled by the British Parliament. डायरेक्टली नहीं था इसमें, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पिट्स इंडिया एक्ट में बना दिए थे, जो ड्यूल गवर्नमेंट की बात करें तो उनके अधीन था, डायरेक्टली नहीं था वो. तो ठीक है, तो ये हम गलत समझ रहे हैं. 3 को एलिमिनेट किया, हमारा ए आंसर आ चुका है. और ए इज द करेक्ट आंसर. देख ले मेन प्रोविजंस देख लेते हैं चार्टर्स के. देखिए, मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी of trade with India was brought to an end, but companies retained trade with China and the trade with tea. The hence statement is 1 or 2. 1 is correct. Company were allowed to continue the territorial possession of the period. 20 years के लिए था, 1833 to 1853, without prejudice of sovereignty of the British Crown. The company held the trust of the Crown. Basically वो चला तो रही थी कंपनी, बस वो with the trust of the Crown के था. The act required the company to maintain its territorial and commercial accounts separately. सो ऑल्सो द कंपनी वर पुट. तो ये स्टेटमेंट 2 तो हमारा सही हो गया ना. तो यहाँ से देख रहे थे स्टेटमेंट 3 पढ़ रहे हैं हम. द एक्ट रिक्वायर द कंपनी टू मेंटेन इट्स टेरिटोरियल एंड कमर्शियल अकाउंट सेपरेटली. तभी तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे. उनके जो टेरिटोरियल एंड कमर्शियल अकाउंट्स है वो सेपरेटली हैंडल होते थे. वॉज पुट अंडर द ग्रेटर कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन बट कुड रिटेन इट्स बेसिकली but could retain its hold on the details of the administration of Indian revenue. From 1857, the revenue of India was controlled by the British government. आपको ये आता है 1853 के बाद ही से ही डायरेक्टली कंट्रोल करना स्टार्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट में. अगर वही हम देखें तो स्टेटमेंट 3 इसलिए करेक्ट हो जाता है क्योंकि वो डायरेक्टली उस समय नहीं था, 2 डिविजन्स प्रोवाइडेड थे, उनके अधीन होते थे सारे प्रोविजन. 2023 का देख लेते हैं अगेन. By which one of the following act was Governor General of Bengal designated governor? ये तो बहुत ही मतलब सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आया है. इसको तो हमें पता ही है कि कब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था, फिर कब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डेजिग्नेटेड हो गया था. तो हमें पता है रेगुलेटिंग एक्ट में 1933 में तो बनना ही स्टार्ट हुआ था, 1773 में. फिर इंडिया एक्ट में इसमें कोई ऐसे गवर्नमेंट की बात नहीं थी, ड्यूल गवर्नमेंट की बात हुई थी. इसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपको कैसे याद करना है. पिट्स, ब्रिटिश पोजेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल एंड डबल टी मतलब ड्यूल गवर्नमेंट की बात थी. ठीक है, इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स आ गए थे. तो इसमें इतना ही चीज़ हुआ था, इसमें भी नहीं हुआ था, इसमें भी नहीं हुआ था. चार्टर इंडिया 1933 में सारे रेटिफिकेशन हुए थे. इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था. हमारा एक ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रह गया. डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो ये डी इज द करेक्ट आंसर. अगर इसकी बात कर लें तो 1833 में दिस एक्ट वाज फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया. सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, फाइनल स्टेप. तो इसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी भी स्टार्ट होती है. फिर इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. इट प्रिवेस्टेड हिम एज अ सिविल एंड मिलिट्री पावर. आपको याद रखना है, सिविल एंड मिलिट्री पावर उसके अंदर हाथों में डाल दी थी. एक एक्ट क्रिएटेड द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटोरियल India possessed by the British India. Okay, Lord William Bentinck was the first Governor General of India. ये फैक्ट है, ये डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं. It deprived the governor of Bombay and Madras of their legislative power. Governor General of India was given exclusive legislative power of the entire British India. मतलब बेसिकली ये वीटो करके पावर्स यूज करके वो जो अगर फिजिकली प्रेजेंट होते थे तो इनके गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास के डिसीजन को खारिज कर सकते थे. इनकी पावर, डायरेक्ट पावर, इनको एक्सक्लूसिव पावर दे दी गई थी. 2014 में क्वेश्चन था. सॉल्व दिस क्वेश्चन 2 2024 में, बेसिकली 2024 में.
फिर से अगेन डायरकी की बात पूछ रहे हैं यहाँ पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डायरकी के ही प्रोविजंस आ रखे हैं। डायरकी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, हमने जितने भी क्वेश्चन किए डायरकी एंड 1919 का प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ ब्रिटिश एंड द प्रोविंशियल एंड द प्रिंसली स्टेट। ऑफ कोर्स प्रिंसली स्टेट ऑफ प्रोविजंस की भी डिवाइडेड थी, हमें पता है। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। हमने बात की थी फेडरल लेजिस्लेचर से भी ऊपर तक जो हमारी रिजर्व लिस्ट थी वो गवर्नर जनरल के अंदर ही आ जाती थी। रजिस्ट्री पावर जो डायरेक्ट गवर्नर जनरल के हैंड्स में होती थी, तो यहाँ पर गवर्नर जनरल होना चाहिए था। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स मैंने बताया सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, जो कि एलिमिनेशन ट्रिक यूज कर सकते हैं कि सेंटर को बहुत इम्पैक्ट करेगा डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, तो इंडिया अपने हाथ ही में रखने की कोशिश करेगा, तो गवर्नर जनरल के अंदर आता था डायरेक्ट। तो हमारा अगर ये गलत हो गया 2 तो और 1 सही है, तो 1 इज डायरेक्ट स्टेटमेंट आ रहा है। ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड थिंग। आपको पता है ना पैरामाउंटेसी का जो वहाँ जो थिंग लाई गई थी, पैरामाउंटेसी का जो लाया गया था, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स अपने सारे एक्सटर्नल थिंग्स को ट्रांसफर कर देती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और इंटरनली अपने आप को गवर्न करती थी। ओके ओके, सो हमारा क्या है, बी इज सॉरी ए इज द करेक्ट आंसर, बी इज रॉन्ग। ठीक है, तो एक्ट प्रपोज द क्रिएशन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया दैट वुड इंक्लूड द ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी एंड प्रिंसली स्टेट। हाउएवर द फेडरेशन नेवर materialized due to lack of support from the required number of princely states. Okay, introduction of diarchy at the center. The act introduced the concept of diarchy at the center. Defense and external affairs and the administration of the tribal areas were reserved in the hands of the governor general. आपको एक एस्पेक्ट यहाँ से मिल गया, तो ये जो डिफेंस है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया से डायरेक्ट गवर्नर जनरल के अंडर आ चुका था। ओके, 2024 का एक और क्वेश्चन है, ये सॉल्व करिए। ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, मैच द फॉलोइंग करके कुछ। ओके तो बेसिकली ये 2024 में यहाँ पर मिस्टेक हो गई, 2018 में आया था ओके, सो यहाँ पर देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, इंस्टीट्यूशन है ये और ये फाउंडर्स है, हमें ये देखना है कि इसके इंस्टीट्यूशन के ये फाउंडर। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बट ये भी हम स्पेक्ट्रम भी अगर पढ़ा होगा तो आ सकता है। तो इसमें क्या है, हमारे ऑप्शन मैक्सिमम 2 सही है, मिनिमम 1 सही है, इसमें देख सकते हो, और इसमें कोई ना एक तो सही है। ओके, तो संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी, विलियम जॉन। संस्कृत कॉलेज एट बनारस, ओके सॉरी, संस्कृत कॉलेज एट बनारस, ओके, विलियम जोन्स। ओके, हमें नहीं पता ही सही है कि कलकत्ता मदरसास, वॉरेन हेस्टिंग्स। वो अगर आपने बात की वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में सुना होगा, तो वॉरेन हेस्टिंग ने, मुझे जितना रिकॉल हुआ था उस समय, कि वॉरेन हेस्टिंग ने कुछ तो किया था एजुकेशन के लिए मदरसास को रिलेटेड, मुझे उस समय इतना याद आ रहा था। फॉन्ट विलियम कॉलेज, अथर वीजली, एक हमने दूसरा वीजली। तो इसमें बेसिकली इतना याद कर सकते हैं कि मुझे बस एक ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट लग रहा था, वॉरेन हेस्टिंग, क्योंकि मैंने इनडायरेक्टली कहीं पढ़ा था कलकत्ता मदरसा क्रिएटेड बाय द वॉरेन हेस्टिंग्स, और मुझे इन दोनों का कोई आइडिया नहीं था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इनको किसने क्रिएट किया। मुझे इसमें थोड़ा शक हो रहा था कि संस्कृत कॉलेज है, कोई इंडियन फाउंडर ने किया होगा संस्कृत, ऑफकोर्स ब्रिटिश तो प्रमोट करेगी नहीं, और फोर्ट विलियम ऑफकोर्स होगा कॉलेज तो कर सकता है ये, तो मुझे 2 और 3 लग रहा था, 2 और 3। अगर मैंने इसको रॉन्ग माना, क्योंकि मेरा माइंड कह रहा है कि संस्कृत कॉलेज है, कोई इंडियन फाउंडर ही क्रिएट कर सकता है, ऑफकोर्स ये बहुत कॉमन थिंकिंग है, तो मैंने सोचा कि ये अगर ये इसको मैं रॉन्ग मान लूँ, क्योंकि ये कोई फाउंडर कोई इंग्लिश करके बोल रहा है, तो 2, 3 देख लेते हैं। 2, 3 का इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं था, ठीक है, और मैं 2 में ज़्यादा श्योर थी रादर देन 3, तो मैं इसमें आ गई, क्योंकि अगर मैंने 1 को एलिमिनेट कर दिया, या तो 3 होगा या तो 2 होगा अलोन, तो मैं 2 पे गई। तो ये मेरा ये बेसिकली मैंने तुक्का मारा था, जो कि वेरी नॉलेजेबल तुक्का था, तो बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से हम पेयर्स मैच कर लेते हैं और इसको याद रखने की कोशिश करते हैं। करेक्टली मैच्ड। ओके, 1971 में जोनाथन डिकेस
स्टार्टेड संस्कृत को, बेसिकली मैं गलत थी, इंडियन ने स्टार्ट नहीं किया था, कोई था ही इंग्लिश मैन ही था, जोनाथन डिके स्टार्टेड द संस्कृत कॉलेज एट बनारस, आप इसे याद कर सकते हैं, डिके बनारस, ओके। पेयर 2 इज करेक्टली मैच्ड। कलकत्ता मदरसा वॉज एस्टैब्लिश बाय द वॉरेन हेस्टिंग 1781 के बाद। ये सेटलमेंट एक्ट आया तो 1781 में, जब 1773 को रेटिफाई करके सेटलमेंट एक्ट 1781 में आया था, तब मैंने उसके स्पेक्ट्रम में ही पढ़ा था मैंने इसको, फॉर स्टडी ऑफ द मुस्लिम लॉज एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स। हाँ, तो इसमें किस लिए आया था मैंने आपको बताया, 1773 में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हो गया था कलकत्ता के हाई कोर्ट में। सर इलाया एमपी उनके फर्स्ट जज थे, ओके। तो उसमें क्या हुआ था, जो हमारे एग्जीक्यूटिव पावर्स थी और जुडिशरी पावर में उनमें क्लैश हो रहा था कि कौन किसके अंदर आएगा। तो इसी को सेटल करने के लिए सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 लाया गया था। स्टोरी है बेसिकली। तो उसमें बोला था, जो उसमें एक प्रोविजन ये था 1781 का कि जो हिंदू लॉज होंगे, वो जो हिंदू के सारे कस्टम्स होंगे वो हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग ट्रीट होंगे, और जो मुस्लिम्स के होंगे वो मुस्लिम लॉज के अकॉर्डिंग ट्रीट होंगे। और बेसिकली जो इनके बीच में क्लैश होगा तो वो जुडिशरी देखेगी। तो उसी से मुझे ये याद आ रहा था, इसलिए मैंने इसको करेक्ट माना। स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। द फोर्ट विलियम कॉलेज वॉज सेटअप बाय द रिचर्ड वीजली। वहाँ पर विलियम वीजली लिखा हुआ था, क्योंकि विलियम से याद हो गया, कोई अपने नाम से क्यों सेटल करेगा। बेसिकली किसी की मेमोरी में कोई सेटल करता है, कि हो सकता है किसी ने कोई अच्छा काम किया, उसकी मेमोरी में कोई कॉलेज सेटल कर दिया गया हो, तो ये रिचर्ड वीजली ने किया था। लगभग एक रिलेटिव ही होंगे कोई। 1800 में फॉर ट्रेनिंग ऑफ द सिविल सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी इन द लैंग्वेज एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया। इंडिया के बेसिकली कस्टम्स एंड लैंग्वेज के हिसाब से सेटल किया गया था, ओके। तो ये मैंने थिंकिंग लगाई थी उस समय, और मुझे पता था 1781 में सेटलमेंट्स हुए थे और क्लैश को सॉल्व करने के लिए, ओके। सो हमारे क्वेश्चन कैप्सूल की सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है। बेसिकली ख़त्म नहीं होती है, क्लास एंड होता है। तो इसका थर्ड क्लास जल्दी आएगा। सो उसमें हम आगे की प्रोविजंस देखेंगे। टॉपिक वाइज हमें पूरा एनालिसिस करना है बिफोर प्रीलिम्स के एग्जाम्स को, और आगे हम पॉलिटी के भी करेंगे। So thank you everyone for watching this session, and stay tuned for more videos, class and interesting updates. Okay, thank you everyone.